धर्मेंद्र प्रधान के बाद शिक्षा मंत्रालय में क्या बदलने वाला है? देश में शिक्षा सिर्फ स्कूल, कॉलेज, परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये करोड़ों जो युवा हैं, उनके भविष्य और देश की दिशा तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में जब शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव होता है, तो इसका जो असर है वो सीधे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और पूरे शिक्षा तंत्र पर पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शिक्षा मंत्रालय की नई रणनीति क्या होगी? क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 की रफ्तार और तेज होगी, या फिर सरकार का फोकस शिक्षा सुधार और पारदर्शिता पर ज्यादा रहेगा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदम रहे, और इसी के दौरान स्कूल शिक्षा के 10+2 मॉडल को बदलकर 5+3+3+4 का एक नया ढांचा लागू करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। 10+2 में सिर्फ स्कूल की कक्षाएं गिनी जाती थी, जबकि 5+3+3+4 में 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा को भी शामिल करके पूरी पढ़ाई को बच्चों की उम्र और सीखने की क्षमता के हिसाब से 4 चरणों में बांटा गया है। मातृभाषा में शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, डिजिटल यूनिवर्सिटी, नेशनल क्रेडिट जो फ्रेमवर्क होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है यानी कि CUET जैसे कई बड़े बदलाव इसी दौर में देखने को मिले। सरकार का यह दावा था कि इन सुधारों से भारत की शिक्षा व्यवस्था अधिक आधुनिक, लचीली, रोजगार केंद्रित बनेगी। हालांकि इन उपलब्धियों के साथ कई विवाद भी सामने आए। विशेष रूप से नीट, UGC, नेट और अन्य प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, उसमें पेपर लीक और परीक्षा प्रबंध है, उसको लेकर सवाल उठे। शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी उठे, बहस छिड़ी। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि छात्र का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की जरूरत है, और यही कारण है कि अगर शिक्षा मंत्रालय में नई रणनीति बनाई जाती है तो उसकी पहली प्राथमिकता परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना होता है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि आने वाले समय में सरकार का फोकस सिर्फ नई शिक्षा नीति को लागू करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित लॉन्चिंग, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और भी अधिक जोर दिया जाएगा। दुनिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, तकनीक आधारित शिक्षा की ओर बढ़ रही है, और भारत भी इसी होड़ में आगे जा रहा है, आगे बढ़ना चाहता है। और ऐसे में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में नई तकनीकों को शामिल करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, छात्रों को भविष्य के रोजगार के लिए तैयार करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा राज्यों के साथ बेहतर समन्वय भी एक बड़ी चुनौती होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने की प्रक्रिया अभी भी राज्यों में एक जैसी नहीं है। कई राज्यों ने इसे तेजी से अपनाया, जबकि कुछ राज्यों ने अलग अलग कारणों से इसकी जो गति है वो धीमी रखी। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो राज्यों के साथ संवाद बढ़ाएं, शिक्षा सुधारों को पूरे देश में समान रूप से लागू करने की दिशा में काम करें। आने वाले समय में उच्च शिक्षा और रिसर्च पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। भारत की कई यूनिवर्सिटीज वैश्विक रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि भारतीय विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने वाले संस्थान न रहे, बल्कि रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप के बड़े केंद्र बने। इसके लिए नई नीतियां, बेहतर फंडिंग, उद्योगों के साथ साझेदारी बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा मंत्रालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ नीतियां बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करना है। अगर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आती है तो नई शिक्षा नीति का सही क्रियान्वयन होता है, डिजिटल शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को मजबूती मिलती है, छात्रों को सरकार पर भरोसा बढ़ता है, तभी इन बदलावों का वास्तविक जो असर है वो आम लोगों में दिखाई देगा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि शिक्षा मंत्रालय आने वाले दिनों में कौन सी नई रणनीति अपनाता है, उसका सीधा फायदा देश के करोड़ों छात्रों तक आखिर कैसे पहुंचता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।